हेलो बच्चों, वेलकम टू M2L। आज के वीडियो में हम आपका जो क्लास 10th का है ग्रामर पोर्शन का एक सेक्शन करने वाले हैं, जिसमें कि कहते हैं जिसे गैप फिलिंग कहते हैं, या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जिसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भरना होता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए होते हैं आपको, और वो जो ब्लैंक्स होते हैं वो आपको भरने होते हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे, यानी कि साउथ अफ्रीका के जो पहले राष्ट्रपति हैं, उनके लिए एक इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी गई, उनके लिए एक फंक्शन रखा गया, जिसके बारे में ये पैराग्राफ आपको बताया गया है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। Dash in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। तो वो कह रहा है कि जो सेरेमनीज थी वो कहाँ पर हुई? लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया में एक यूनियन बिल्डिंग में बनाया गया था, वहाँ पर सेरेमनीज हुई। अब कोई चीज़ हुई है, उस चीज़ को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? ठीक है, टेक प्लेस नहीं होगा क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है, पुरानी बात हो रही है। इज बीइंग टेकन प्लेस वो नहीं हो रही है अभी। वॉज टेकिंग प्लेस वो नहीं हो रही थी, वो हो चुकी है। ठीक है, वो ऐसा बता रहा है कि पास्ट टेंस में ऐसा कुछ हुआ था। तो सेरेमनीज हुई थी, तो वो आपका क्या आ जाएगा? टुक प्लेस। चलिए अगला, वो कहता है फॉर डेकेड्स, यानी कि कई दशकों से, दिस डैश ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, दिस इज द सीट, हैड बीन द सीट, हैज बीन द सीट, वॉज द सीट। देखो, सबसे बड़ी पहचान क्या है कि आपको यहाँ टाइम दे रखा है। फॉर डेकेड्स, दशकों से। आपको जब टाइम देते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है? वो आपका होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है और पुरानी बात हो रही है, ये वो कह रहा है कि दशकों से ये जो सीट रही है ना, ये गोरे लोगों के पास रही है। वाइट सुप्रीमेसी का मतलब गोरे लोगों के पास ये सीट रही है, और वो बहुत पुरानी बात कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत पहले से चली आ रही है। तो यहाँ पर हैज बीन नहीं लगाएंगे आप, हैड बीन लगाएंगे, सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद नाउ डैश ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। वो कह रहा है कि अब जो है ये एक रेनबो की तरह बन गई है, जहां पर अलग अलग रंग और अलग अलग राष्ट्र जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। अब उसने कहा कि अब ये ऐसा बन गया था। अब इसने पहले तो बताया कि पहले से ऐसा चला आ रहा था कि गोरे लोगों के पास था, और अब ऐसा हो गया कि ये रेनबो की तरह बन गया। अब क्योंकि ये बन चुका है, तो यहाँ पर आप वॉज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर ऑलरेडी इन्होंने दिया भी हुआ है। वॉज लगाएंगे, क्यों? हैज नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है। और हैड भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इतने पास्ट की, ये नाव लगा दिया उन्होंने, तो नाव का मतलब ये है कि अब ये बन गई थी, तो हम इसमें लगा देंगे इट वॉज द साइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट द सुनामी। अब ये आपका जो पैराग्राफ है, ये आपका सुनामी को लेकर है। सुनामी आप सब जानते हैं, बहुत ही बड़े लेवल पर जब बाढ़ आती है तो उसको सुनामी कहते हैं। तो सुनामी की यहाँ इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन ही दी है। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव डैश बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही शक्तिशाली लहर होती है समुद्र की, जो कि कैसे आती है? जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है। ठीक है, तो कॉज मतलब कि कैसे होती है वो। तो जब हम किसी चीज को बताते हैं कि कोई चीज कैसे हो रही है, ठीक है, कोई चीज कैसे होती है, उन्होंने ऑप्शन उन्होंने क्या दे दिया? कॉज्ड दे दिया। ये आपको यहाँ पर डिफरेंट करके दे दिया, बस उन्होंने कॉज दे दिया है और इज बीइंग कॉज दे दिया है। हो तो नहीं रही है ना वो, अभी वो बता रहा है कि कब कैसे होती है, सुनामी कब आती है। ठीक है, कॉज भी नहीं होगा क्योंकि कॉज नहीं होता खाली। जब आप सेंटेंस बनाते हैं और आप बता रहे हैं कि कोई चीज किस तरह से होती है, तो आप उसमें क्या लगाते हैं? आप उसमें ईडी लगाते हैं और उसको फर्स्ट टेंस में ही दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डेफिनेशन है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, इसमें आप इस तरह लिखेंगे। तो ये एक जब डेफिनेशन हम बता रहे हैं, अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। ठीक है, ये आती है किस वजह से होती है? जब धरती के नीचे भूकंप, समुद्र के नीचे भूकंप आता है। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी डैश थाईलैंड। अब वो कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड को एक सुनामी ने हिट किया, यानी कि एक सुनामी टकराई। ठीक है, अब वो बता रहा है टकराई है।
वो पुरानी बात बता रहा है आपको। एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु कोस्ट, वो ये बता रहा है कि थाईलैंड में और भारत के कुछ क्षेत्र जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में हिट सुनामी जो है वो टकराई थी। ठीक है, अब वो कह रहा है इज बीइंग हिट, अभी तो नहीं टकरा रही है ना, टकरा नहीं रही है, ये ING वाला है, कंटिन्यूस में कंटिन्यू नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी टकराई थी। ठीक है, वॉज हिट भी नहीं आएगा क्योंकि वॉज हिट जैसे सेंटेंस नहीं बनता है, वॉज हिट नहीं होता है, सिर्फ हिट लगाते हैं। जब कोई चीज टकराई है तो उसमें सिर्फ हिट लगाते हैं, क्योंकि ये बच्चों फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म भी यही होती है। हिट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म्स हिट ही होती हैं। ठीक है, तो आप हिट लगाएंगे कि जो 26 दिसंबर 2004 था वहां पर एक सुनामी जो थी वो थाईलैंड से और इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से टकराई। द सुनामी एंड इट्स आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ का मतलब होता है सुनामी के बाद जो तबाही आई। ठीक है, द सुनामी एंड इट्स आफ्टरमैथ डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेंस डिस्ट्रक्शन एंड ऑफ द इंडियन ओशन लॉस, रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेंस डिस्ट्रक्शन एंड ऑफ द इंडियन ओशन लॉस। ये जो आपका सेंटेंस है बच्चों, ये सेंटेंस एक्चुअली में गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे। यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं कि सुनामी एंड इट्स आफ्टरमैथ की बात हो रही है। सुनामी और उसके आफ्टरमैथ यानी कि उसके बाद जो तबाही आई वो क्या थे, वो किसके लिए जिम्मेदार थे कि बहुत ज़्यादा जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार थे, यानी कि वर लगाएंगे आप क्योंकि प्लूरल है, सीधे सीधे बात है। सुनामी एंड इट्स आफ्टरमैथ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेंस डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ द इंडियन ओशन, ऑफ द यहाँ पर लगाएंगे ऑन द रिम। रिम का मतलब बच्चों होता है बिल्कुल किनारे पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस जो है, इसका करेक्ट सेंटेंस है द सुनामी एंड इट्स आफ्टरमैथ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेंस डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑन द रिम ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, तो आपका ऑन द रिम इसका आंसर आ जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो इंडिया की परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनके बारे में ये पैराग्राफ दे रखा है। ओवर द लास्ट 1 year देयर डैश अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ पीपल फॉलोइंग अर कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि ये कह रहा है कि पिछले 1 साल में बहुत सारे ऐसे लोगों में बढ़ोतरी हुई है जो कि पूरी दुनिया में हमारे भारत के जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी कस्टम्स होते हैं, जो भी चलन होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, यानी कि उनका पालन करते हैं। अब यहाँ पर भी देखो सीधे सीधे बता रखा है उन्होंने, टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखा है। जहाँ भी ड्यूरेशन दे रखा होता है हम क्या लगाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब क्या आएगा, बीइंग नहीं आएगा, बीन आएगा, हैज बीन। ठीक है, ओवर द लास्ट 1 year देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ पीपल फॉलोइंग आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। द नमस्ते डैश फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ पीपल, जो नमस्ते है उसको भी कई लोग पालन कर रहे हैं, उसको भी कई लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं, द नमस्ते वॉज बीइंग, अभी की बात हो रही है, हैज टू बी करना पड़ेगा नहीं, इज नॉट बीइंग हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि कर रहे हैं, तो इज बीइंग आ जाएगा। ठीक है, नॉट की बात अब नहीं कर रहे हैं, करना पड़ेगा कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नमस्ते अब भी कई लोगों द्वारा यूज किया जाता है, वो यूज कर रहे हैं लोग, तो इसका मतलब इज बीइंग आ जाएगा। ठीक है, द नमस्ते इज बीइंग फॉलोड बाय नंबर ऑफ पीपल। इट डैश पॉपुलर एंड एज इट ऑल्सो हेल्प डैश सोशल डिस्टेंस। तो वो कह रहा है कि जी ये जो है नमस्ते जो है वो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, बहुत पॉपुलर हो गया है। अब इज टू बिकम पॉपुलर, पॉपुलर होने वाला है नहीं, उसने बोला कि पॉपुलर हो चुका है ऑलरेडी, और पॉपुलर हो चुका था नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है पॉपुलर हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा हैज बिकम। इट हैज बिकम पॉपुलर एज इट ऑल्सो हेल्प, क्योंकि ये किस में हेल्प करता है, सोशल डिस्टेंसिंग में हेल्प करता है। ठीक है, क्या मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, ये हमारी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो सीधा सीधा नॉट वाला तो नहीं होएगा, करेक्ट, गलत हो जाएगा। ठीक है, हैज मेंटेनिंग करता आ रहा है नहीं। ठीक है, इट हेल्प, इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग, ये किस में हेल्प करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमें किस चीज़ में मेंटेन करने में हेल्प करता है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका है, ये है आपका फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग आपको पता है व्रत रखने के बारे में है। फास्टिंग एन इंटीग्रल ऑफ हिंदू कल्चर, यहाँ पर इन्होंने इज नहीं लगाया, यहाँ पर आपका इज लगेगा। फास्टिंग इज एन इंटीग्रल ऑफ हिंदू कल्चर, यानी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसमें जो व्रत रखना है वो बहुत ही मुख्य पार्ट माना जाता है। ठीक है, फास्ट डैश टू रिप्रेजेंट सिंसियरिटी एंड रिजॉल्ट। अब यहाँ पर इन्होंने प्लूरल लगा रखा है, तो आप ऑब्वियसली इज तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, मे बी
वो कह रहा है कि जो व्रत होते हैं वो सिंसियरिटी, हमारी जो सादगी है और जो स्थिरता है उसको दिखाते हैं। वो बता रहा है कि इसको दिखाते हैं, तो मे भी नहीं आ सकता, दिखा सकते हैं तो नहीं कह रहा वो, ठीक है। और ये ना भी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि दिखाता है। जो व्रत होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने सिंसियर हैं अपने भगवान के प्रति और कितने स्थिर हैं और कितने शांत हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आर। फास्ट आर अ वे टू रिप्रेजेंट सिंसियरिटी एंड रिजॉल्व। अब यहाँ पर सिंगुलर कर दिया। अ फास्ट डैश ऑन एनी डे ऑफ द वीक और फेस्टिवल वंस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। वो कह रहा है कि जो व्रत होता है वो हफ्ते के किसी भी दिन रखा जा सकता है, किसी त्योहार पर रखा जा सकता है। किस लिए रखा जाता है? भगवान के प्रति उपकार व्यक्त करने के लिए, भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फास्ट आप किसी हफ्ते के किसी भी दिन रख सकते हैं, ठीक है। विल बी ऑब्जर्व नहीं आएगा, सीधा सीधा मे बी ऑब्जर्व आएगा। किसी भी दिन रखा जा सकता है ना, इज ऑब्जर्व तो नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा तो नहीं जरूरी नहीं रखा ही जाता है हफ्ते में हर वीक, हर कोई तो नहीं रखता ना, तो रखा जा सकता है। हफ्ते के किसी भी दिन रखा जा सकता है, त्योहारों पर रखा जा सकता है, भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। इट डैश दैट बाय डूइंग सो इट इज। अब यहाँ बिलीव दे रखा है, इसका मतलब क्या है? हर किसी में बिलीव दे रखा है, इसका मतलब ये माना जाता है। उसका कहने का मतलब है इट इज बिलीव, मतलब कि ये माना जाता है कि ऐसा करने से। अब ऐसा माना जाता है, इट इज टू बी बिलीव्ड ऐसा माना जाएगा नहीं, इट इज बिलीव्ड ऐसा माना जा रहा है, इट हैड बीन बिलीव ऐसा माना जा रहा था, तीनों ही सेंटेंस गलत है। इट इज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से यू डैश ऑफ बेसिक नीड ऑफ फूड बॉडी यू आर डिप्राइविंग। सीधा सीधा यू के साथ इज तो लगता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला। और क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात नहीं हो रही है, तो सीधा यू आर डिप्राइविंग। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी जो शरीर की आपकी भौतिक जो ज़रूरत होती है, मूलभूत ज़रूरत होती है खाने की, उसको आप डिप्राइव कर रहे हैं, यानी कि उसको आप हटा देते हैं कि आप उस दिन खाना नहीं खाते, ठीक है। आप उस बेसिक ज़रूरत को हटा देते हैं। चलिए अगला आपका है पैराग्राफ फैमिली के बारे में। फैमिली इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी। हमारे जो परिवार होता है वो हमारे समाज में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह रखता है। ऑफन 2 और इवन 3 जनरेशन, ज़्यादातर क्या है 2 से 3 पीढ़ियां भी डैश टुगेदर अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे रहती हैं। अब रहती हैं में क्या करते हो? जब आपसे पूछता है वेयर डू यू लिव, आप कहते हो आई लिव इन सम प्लेस, ठीक है, आई लिव एट माई होम, तो आप सीधे बताते हो। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है तो आप उसमें सीधे सिंगल फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, तो आप सीधा सीधा लिव लिख दोगे। कि 2 या 3 से ज़्यादा जनरेशन भी, कभी कभी 3 पीढ़ियां भी एक ही छत के नीचे एक साथ रहती हैं। दिस डैश, ये चीज़ दिखाती है हाउ मच इम्पोर्टेंस फैमिली लाइफ हैज़ फॉर पीपल इन द कंट्री। हमारे देश में ये चीज़ दर्शाती है कि हमारे देश में कि लोगों को साथ में रहना और पारिवारिक जीवन जीना कितना ज़रूरी होता है उनके लिए, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं तो हम उसमें हमेशा वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो आप क्या करेंगे? सीधे आप ये लगाएंगे। दिखा नहीं रहा है वो, ना दिखाया था, वो दिखाता है। उसने कहा है ये दिखाता है कि लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में कि वो पारिवारिक जीवन को जिए, ठीक है। चलिए अगला वो कह रहा है द एल्डरली डैश शेयरिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द यंगर जनरेशन। अब एल्डरली में सभी जितने भी बूढ़े लोग होते हैं, जितने भी बड़े लोग होते हैं हमारे घर के, वो सब आ जाते हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपनी ज्ञान को, अपनी नॉलेज को और अपने अनुभव को यंगर जनरेशन यानी कि नई पीढ़ी के साथ शेयर करते हैं। अब एल्डरली में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जितने भी हमारे घर के बुजुर्ग हैं सब आ जाते हैं। तो एल्डरली किस लिए उनकी रिस्पेक्ट की जाती है? उन्होंने कहा है, एक इसमें लाइन में ये कहना चाहता है कि जो जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे परिवार के, उनकी इस बात के लिए इज्जत की जाती है कि वो अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को और अपने अनुभव को नई पीढ़ी के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एल्डरली है, प्लूरल है, तो सीधा सीधा आर रिस्पेक्टेड फॉर आ जाएगा और कुछ नहीं लगाना, आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। रिस्पेक्टेड फॉर सब जगह कॉमन है और आपको ये पता है कि ये प्लूरल है, एल्डरली सब प्लूरल में आ जाते हैं, तो आपको आर रिस्पेक्टेड फॉर लगाना है। चलिए ठीक है। अब आ जाता है आपका लास्ट, ऑल द मेंबर्स इन अ जॉइंट फैमिली डैश सपोर्ट एंड लव इन ईच अदर। वो कह रहा है कि एक जॉइंट फैमिली जो बड़ी फैमिली होती है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे में सहयोग और प्यार की भावना पाते हैं, ठीक है, पाते हैं। ऑलरेडी प्रेजेंट की ही बात हो रही है, तो वो क्या कहता है
आर फाइंडिंग नहीं आएगा, हैव बीन फाइंडिंग नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूस नहीं है, पास्ट भी नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट है। ठीक है, तो सीधा सीधा आ जाएगा ऑल द मेंबर्स इन द जॉइंट फैमिली फाइंड सपोर्ट एंड लव इन ईच अदर। वो एक दूसरे में सहयोग और प्यार की भावना पाते हैं। प्रेजेंट टेंस है तो सीधे से और कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला आपका आ जाता है वांडा डैश बेस्ट डिजाइनर एज शी हैड स्केच्ड 100 ड्रेसेस ऑल ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट। वो कह रहा है कि वांडा को बेस्ट डिजाइनर माना गया, जज किया गया। आप ये देख लिया करो ऑप्शन में क्या दे रखा है उसके हिसाब से सेंटेंस बनाना है। ये तो कॉमन ही दे रखा होगा, जो वर्ब होती है मोस्टली कॉमन दे रखी होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वांडा को बेस्ट डिजाइनर जज किया गया था क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस स्केच करी थी, यानी कि पेंसिल से बनाई थी, सारी की सारी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग थी। तो क्या आएगा, उसको बेस्ट डिजाइनर जज किया गया था। ठीक है, यहां पर कोई टाइम नहीं दे रखा है तो बीन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, उसको कर दिया गया है, हैड की बात हो रही है, कर दिया गया है ना, तो हैड की बात हो रही है, उसको कर दिया गया ऑलरेडी, तो विल बी जज नहीं आएगा। हैड टू बी जज करना पड़ रहा था, ये भी नहीं आएगा। वॉज एडजस्ड, हैज बीन भी नहीं आएगा क्योंकि आपको कोई टाइमिंग नहीं दे रखी है, आपको पास्ट दे रखा है सीधे सीधा। तो वांडा वॉज एडजस्ड बेस्ट डिजाइनर एज शी हैड स्केच्ड 100 ड्रेसेस ऑल ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट। उसको जज किया गया एज अ बेस्ट डिजाइनर क्योंकि उसने बहुत सारी ड्रेसेस को स्केच किया था। बट शी कुड नॉट कम टू स्कूल। अब आपको ये पता चल गया होगा इसको पढ़ के कि पास्ट टेंस में है पूरा, तो आपको प्रेजेंट इस्तेमाल ही नहीं करना है। बट शी कुड नॉट कम टू स्कूल, लेकिन वो स्कूल नहीं आ सकती थी। किस लिए? मेडल रिसीव करने के लिए। सब जगह रिसीव दे रखा है ना, इसका मतलब लाइन क्या बनेगी कि वो मेडल को रिसीव करने के लिए स्कूल नहीं आ सकी। शी कुड नॉट कम टू स्कूल, किस लिए? के लिए कहाँ आता है? के लिए आता है आपको जब टू इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर अगर आता है तो फॉर रिसीविंग आता है, अगर सिर्फ रिसीव आ रहा है तो वो टू के साथ आएगा। ठीक है, और टू आता है आपका के लिए। तो वो मेडल रिसीव करने के लिए स्कूल में नहीं आ पाई। हर फादर रोट अ लेटर टू मिस मेसन। उसके फादर ने मिस मेसन को एक लेटर लिखा दैट वांडा कुड नॉट कम टू स्कूल, कि वांडा जो है वो स्कूल नहीं आ सकती है, एज दे डैश टू अ न्यू सिटी। मूविंग हर जगह दे रखा है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरी जगह दूसरे शहर में जा रहे हैं बसने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, अब ध्यान रखना है आर मूविंग नहीं आएगा, पास्ट टेंस है। ठीक है, वॉज मूविंग नहीं आएगा क्योंकि वो उसकी पूरी फैमिली जा रही है, सिर्फ वांडा नहीं जा रही। ठीक है, एज दे मूविंग नहीं आएगा क्योंकि आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इसके लिए जरूरी है, तो आपका आ जाएगा दे वर मूविंग। ठीक है, एज दे वर मूविंग टू अ न्यू सिटी, वो क्योंकि किसी दूसरे शहर में बसने जा रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बेकर फ्रॉम गोवा इज अ पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट होता है बच्चों किसी के बारे में जीवनी लिखना, एक तरह से। किसके बारे में लिखी गई है ये? अ ट्रेडिशनल गोवान वाला बेकर, ऐसा बेकर जो कि ब्रेड को बेक करता है, और वो कहाँ का है? गोवान का, और वो पारंपरिक रूप से बेकरी ही चलाता है। ठीक है, अब बेकर फ्रॉम गोवा इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान बेकर हु, अब क्या है ये कहना चाह रहा है? स्टिल हैव एन इम्पोर्टेंस, हैज स्टिल एन इम्पोर्टेंट। इस बात का मतलब क्या निकल के आता है? इस बात का मतलब ये निकल के आता है कि जो बेकर फ्रॉम गोवा है ये एक ऐसे पारंपरिक गोवान वाले बेकर की जीवनी है जो डैश प्लेस इन द सोसाइटी, जिसकी आज भी समाज में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज भी के लिए हम क्या लगाते हैं? स्टिल लगाते हैं, और स्टिल को हम पहले लिखते हैं। क्योंकि ये सिंगुलर है, एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, तो हम हैव नहीं लगाएंगे। ठीक है, हैड नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अब की बात हो रही है। अब भी अगर लगा रहा है तो प्रेजेंट हो गया, आज भी अगर की बात हो रही है तो प्रेजेंट हो गया ना। तो स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, अपनी ही सोसाइटी में उसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। द नैरेटर इज ट्रेवलिंग थ्रू द मेमोरी लेन। वो जो नैरेटर है, जो वक्ता है, जो ऑथर जो बता रहा है कहानी, वो अपने यादों में चला जाता है, यादों में ट्रैवल करता है, यादों में यात्रा करता है। किस चीज की? थिंकिंग अबाउट। वो मेमोरी लेन में क्या याद करता है, क्या सोचता है? थिंकिंग अबाउट द लोव्स ऑफ ब्रेड अ बेकर डैश डिलीवर्ड एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो यादों में अपने ट्रैवल करता है। ठीक है, टू थिंक अबाउट नहीं आएगा, सोचना नहीं है उसको। इज थिंकिंग अबाउट नहीं आएगा, वो सोच नहीं रहा है। वो कह रहा है कि ऑलरेडी हमने आईएनजी लगा दिया है ट्रैवलिंग में। ठीक है, द नैरेटर इज ट्रैवलिंग थ्रू द मेमोरी लेन। वो ऑलरेडी मेमोरी लेन में ट्रैवल कर रहा है, किस बारे में सोचता हुआ?
किस बारे में सोच रहा है? वो लोव्स ऑफ ब्रेड, वो जो ब्रेड के टुकड़े थे जो कौन बेकर क्या करता था, डिलीवरी करता था एवरी मॉर्निंग, वॉज डिलीवर्ड नहीं, बेकर डिलीवरी करता था, वो वर्ब लगाई है उसने, तो वर्ब आप सीधे सीधे लिखेंगे हु डिलीवर्ड एवरी मॉर्निंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वाइल प्लानिंग फॉर वर्क वी डैश ऑन टाइम मैनेजमेंट। वो कह रहा है कि जब हम काम के लिए प्लानिंग करते हैं तो हम टाइम मैनेजमेंट पर क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, अब कंसंट्रेट हम कर सकते हैं, हमें करना होगा, हमें करना चाहिए, या हम कर सकेंगे, क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा वाइल प्लानिंग फॉर वर्क, जब हमें काम के लिए प्लान करना होता है तो वी शुड कॉन्सेंट्रेट, हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट पर कि हमें काम को कैसे प्लान करना है। ठीक है, वी मस्ट डैश, वी मस्ट प्लान इट केयरफुली, प्लान इट केयरफुली, प्लानिंग इट केयरफुली, बी प्लानिंग इट केयरफुली। सीधा आपका आएगा प्लान इट केयरफुली। ठीक है, प्लान नहीं आएगा, पास्ट टेंस थोड़ी कह रहा है वो, और ना भी वो कर रहा है, वो कह रहा है कि हमें करना ऐसा चाहिए। जब आप मस्ट या शुड लगाते हो, आपने हमेशा पढ़ा होगा, जब मस्ट या शुड लगाते हो तो आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, उसके साथ कोई ईडी ईएस कुछ नहीं लगाते हो। ठीक है ना, सीधा सीधा लिखना है, वी मस्ट प्लान इट केयरफुली इफ वी आर नॉट केयरफुल इन प्लानिंग, अगर हम प्लानिंग करने में सावधानी नहीं बरतते हैं, वी डैश लाइकली टू फेल। ठीक है, अगर हम ऐसे करने में सावधानी नहीं बरतते हैं तो वी विल लाइकली टू फेल, वी आर लाइकली टू फेल, वी कैन लाइकली टू फेल, वी वर लाइकली टू फेल। क्या आएगा? अगर वो आगे की बात कर रहा है, अगर हम ऐसा करने में सावधानी नहीं बरतेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं बरतते हैं तो वी आर लाइकली टू फेल, हम ये बात मान लेनी चाहिए कि हम आगे फेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका ये नेक्स्ट, ये आता है आपका शू फ्लावर। अब ये आपको एक फूल के बारे में बता रहा है विच इज कॉल्ड शू फ्लावर। शू फ्लावर क्या होता है? शू फ्लावर विच डैश प्लांट्स विच बिलोंग्स टू हिबिस्कस ग्रुप ऑफ। अब यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी हिबिस्कस दे रखा है तो हम दोबारा हिबिस्कस नहीं लिखेंगे। ठीक है, बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ, ये आपको एक स्टेटमेंट बता रहा है। कभी भी देखना, कभी भी कोई तथ्य होगा या सीधी सीधी बात बताई जाएगी आपको, या कोई कहानी बताई जा रही है, तब तो आप पास्ट प्रेजेंट लगाते हो। जब आपको कोई तथ्य बताया जाता है, कोई फैक्ट बताया जाता है कि जो चीज़ चेंज नहीं होती है, अब सूरज पूरब से निकलता है, इस बात में कोई चेंज तो नहीं हो सकता ना। तो जो शू फ्लावर है वो किसी ग्रुप ऑफ प्लांट से बिलोंग करता है। अगर वो बिलोंग करता है तो आप बिलोंगिंग तो नहीं लिखोगे ना, आईएनजी तो लगाने वाली बात ही नहीं है इसमें, कर रहा थोड़ी ना है, वो तो करता ही है, इसमें कोई चेंज ही नहीं हो सकता। तो जो शू फ्लावर है वो किससे बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स कॉल्ड हिबिस्कस। ठीक है, एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है, एक ऐसे ग्रुप से संबंध रखता है जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं। इज कंसिडर टू बी अ होली फ्लावर, इसको एक पवित्र फूल माना जाता है। एज इट इज ऑफर्ड टू मैनी गॉड्स, क्योंकि ये कई भगवानों पर चढ़ाया जाता है। देयर डैश इन इंडिया, अब वो वैरायटी बता रहा है, देयर were varieties of this flower, is variety of this flower, are 2000 varieties of this flower have been। अब वो कह रहा है कि इंडिया में इसकी कम से कम 200 तरह की वैरायटी है। अब वो बता रहा है वैरायटी है, ऑलरेडी इंडिया में इसकी 200 तरह की वैरायटी है। प्रेजेंट की बात चल रही है हमारे पूरे पैराग्राफ में, मैंने आपको कहा है पैराग्राफ में आपको ध्यान रखना है पास्ट चल रहा है या प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट चल रहा है तो आप वर तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक, उसके बाद इज अ वैरायटी, क्योंकि 200 तरह की वैरायटी है तो इज तो नहीं आ सकता। 200 वैरायटी हो गई, 200 तरह के फ्लावर हो गए तो ज़्यादा हो गया ना, इज नहीं आएगा। हैव बीन भी नहीं आएगा क्योंकि उसने कोई टाइम तो नहीं दिया, कितने सालों से ऐसा चल रहा है, वैरायटी चल रही आ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया उसने। सीधा सीधा है कि इंडिया में इस फूल की 200 तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 200 तरह की वैरायटी पाई जाती है। बट इट इज़ डैश गॉडेस दुर्गा टू हुम अ स्पेशल वैरायटी द ब्राइट रेड चाइना रोज इज ऑफर्ड। लेकिन क्या कह रहा है वो? बट एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, चीफली का मतलब होता है मुख्य रूप से। अब इस लाइन में उसके कहने का मतलब है लेकिन मुख्य रूप से ये गॉडेस दुर्गा, जो भगवती दुर्गा हैं, उनके ऊपर चढ़ाया जाता है, और उसकी भी एक स्पेशल वैरायटी, स्पेशल प्रजाति जिसको कि हम कहते हैं ब्राइट रेड चाइना रोज, वही चढ़ाया जाता है। अब इस लाइन को आप कैसे लिखोगे? इट इज अ चीफ एसोसिएशन ऑफ, नहीं, चीफली एसोसिएटेड विद, हैविंग चीफ एसोसिएशन विद कुछ नहीं होता है, एसोसिएटेड चीफ बाय नरेशन भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ आप सीधे सीधे लिखोगे इट इज चीफली एसोसिएटेड विद, ये मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है?
भगवती दुर्गा से जुड़ा हुआ है, जिनको एक स्पेशल वैरायटी जिसे कि ब्राइट रेड चाइना रोज कहते हैं वो ऑफर की जाती है। ये आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं आपको तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको एग्जाम करने में। इस तरह के और भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब